An academy. Let's crack it. आज की क्लास सिर्फ एविडेंस लॉ की नहीं है। आज की क्लास सिर्फ आपके सीआरपीसी या सिर्फ आईपीसी की नहीं है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कनेक्ट होगा हर उस पुराने कानून से जो अब नया बन चुका है। नाउ अंडरस्टैंड। देखो ऐसा है जी कि लैंडमार्क जजमेंट का पहले तो मतलब समझो। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते भी हैं और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानकर भी अधूरा जानते हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो न जानते हुए भी पूरा जानते हैं। ठीक है। अब मैं उन सभी कैंडिडेट्स को एक बात कहने वाला हूं, ऑब्जर्व कीजिए। नाउ अंडरस्टैंड। देखो होता यह है कि कानून बनाने वाले किसी भी चीज को है ना एग्जॉस्टिव नहीं बना पाते। मतलब कहीं कहीं कानून में कोई न कोई कमी है जो रही जाती है। अब कमी का किस सेंस में? कमी का यहाँ पे सेंस है जैसे एप्लीकेबिलिटी। अब सपोज करो कि कानून बनाने वालों ने लिख लिया कि जो कोई भी गाय भैंस बकरी इत्यादि का पालन करेगा उसको सब्सिडी दी जाएगी। क्या लिखा उन्होंने कानून में? क्या लिखा कि जो कोई भी काऊ बफेलो गॉट इनको क्या करेगा, पालेगा, तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। अब देखो काऊ अगर पाला है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर बफेलो है तो भी कोई दिक्कत है जो नहीं है। अगर गॉट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पीछे एक्सेट्रा लिख दिया ना, एक्सेट्रा, ये गड़बड़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गड़बड़ है जो कर रहा है। अरे एग्जाम्पल दिया है भाई, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल रहने दो। ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब अगर मैं इनको बता देता हाथों हाथ ही मार्केट जाके दो चार गाय भैंस बकरी पकड़ के लेके आ जाते। सुनो। तो यहां पर क्या है कि जहां पर काऊ आ रहा है वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां बफेलो आ रहा है वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां गॉट आ रहा है वहां भी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन आ रहा है इस एक्सेट्रा पे। अब सपोज करो कोई इंसान कोई ऐसा और बंदा पालता है जो भी दूध देता है। और क्या क्या हो सकता है आपको पता है? जो कैमल होता है, अब कैमल का फीमेल वर्जन को क्या बोलते हैं वो तो मेरे को नहीं पता, बट ऊँटनी बोलते हैं हम लोग यहाँ, मतलब सामान्य देशी भाषा में। तो मैं इसको बोल देता हूँ फीमेल कैमल। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर किसी चीज का अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो उसके आगे मेल फीमेल लगा लो, काम चल जाएगा, है ना? तो जो फीमेल कैमल होती है वो भी क्या करती है आपको पता है? दूध है जो देती है और इसका दूध बहुत महंगा बिकता है। इसका दूध जो है बहुत महंगा महंगा बिकता है। अब समझिए, तो अगर एक इंसान फीमेल कैमल खरीदता है तो क्या उसको भी सब्सिडी मिलेगी? सोचो, क्या उसको भी सब्सिडी मिलेगी क्या? ये सवाल आ रहा है। क्योंकि यहां पर क्या है, देखो ऑब्जर्व करना। आज की पूरी क्लास में मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको इस लैंडमार्क जजमेंट की पूरी परिभाषा समझा सकूं जो कि कहीं नहीं दे रखी है, कहीं भी नहीं दे रखी। हम लोग सुनते बहुत हैं, कई सारी क्लासेस भी देखते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि आपको ए टू जेड कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन में बताने वाला हूं लैंडमार्क जजमेंट का। देखो समझिएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके सामने बात यह है कि कानून जो है, लॉ जो है, कुछ मामलों में तो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। कुछ मामलों में क्या होता है, एक्सप्रेस है जो होता है, और कुछ मामलों के अंदर वो क्या होता है, अपने आप में इंटरप्रिटेटिव होता है। अभी इंटरप्रेटिव क्या होता है? इंटरप्रेटिव का मतलब यह है कि इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो अब मान लीजिए कि भैया ये आपके सब्सिडी का एक लॉ था, गवर्नमेंट सब्सिडी के संबंध में एक कानून है जो बनाया गया था। अब मामला पहुंचा किसके पास में? हाई कोर्ट के पास में। क्योंकि पता चला कि भाई अगर फीमेल कैमल को खरीदने में अगर सब्सिडी मिल जाती है तो फिर लोगों को एक नया रोजगार मिल सकता है। लोगों को क्या मिल सकता है? एक नया रोजगार है जो मिल सकता है। तो ये सेगमेंट वहां पर हमारे सामने है जो आ रहा है, ये सेगमेंट क्या हो रहा है, हमारे सामने आ रहा है। अब देखो इस बात को आप समझने की कोशिश करना। बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई फीमेल कैमल को सब्सिडी देना है या नहीं देना है। ये पर्सपेक्टिव है जो क्या आ रहा है हमारे सामने है, जो एप्लीकेबल हो रहा है। ये पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है हमारे सामने यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। और इसी चीज को हमें क्या करना है, थोड़ा गहराई से ऑब्जर्व करना है। नाउ अंडरस्टैंड। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने डिसाइड किया नहीं, फीमेल कैमल को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों ने ये नाम क्यों लिखे हैं, काऊ, बफेलो, गॉड, ये नाम आखिर क्यों लिखे हैं? तो पता चला कि भाई इनका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये क्या है, ये मिल्की प्राणी है, यानी कि क्या करते हैं, दुधारू पशु है, दुधारू पशु है। दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग ऑल थ्री नेम्स। तो अब जब बात दुधारू पशु की आ रही है तो यहां पर कैमल भी आएगा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, कैमल भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है यहां पर कैमल को भी क्या कर दिया गया, ऐड है जो कर दिया गया। तो अब ये क्या हुआ, एक ऐसा जजमेंट आया जिसने जितने भी फीमेल कैमल है उनको भी इस सब्सिडी के अम्ब्रेला में कवर कर दिया। इसको बोला जाता है लॉ मेड बाय जुडिशरी। देखो एक वर्ड होता है जज मेड लॉ, एक ऐसा कानून जिसे और किसी ने नहीं, जज साहब ने बनाया। और वो जो कानून होता है वो कहेंगे प्रेसिडेंट का रूल है जो फॉलो करता है। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है, क्या हम इस जजमेंट को लैंडमार्क जजमेंट कहेंगे? ऑब्जर्व करना, अगर किसी चीज पे कोई साइलेंट है और आपके भविष्य के अंदर कोई वर्ड आ गया कि भाई फीमेल कैमल इज नाउ ऑनवर्ड्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडी, ये लैंडमार्क जजमेंट आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक शब्द है पब्लिक सर्वेंट, मैं आपको कई सारे एग्जांपल दूंगा आज, ऑब्जर्व करना इसको। जैसे एक वर्ड है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, यहां पर मैं सेक्शन स्विचिंग टेबल भी निकालूंगा और सेक्शन स्विचिंग टेबल के तहत जो हमारा बीएनएस है, तो जो आपका पहले सेक्शन 21 था वो अब कहां पाया जाता है, वो अब सेक्शन 2 के क्लॉज 28 में आता है। कहां पर आता है, सेक्शन 21, ये था आपके आईपीसी का सेक्शन, और अभी आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2 के क्लॉज 28 के अंदर ऑफ बीएनएस, बीएनएस, ठीक है। तो अब अगर नोटिस करोगे ना तो आईपीसी के अंदर 12 अलग अलग कैटेगरीज थी, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 कैटेगरीज थी। सिमिलर कैटेगरी भविष्य के अंदर बीएनएस के अंदर भी आएगी। अब सवाल ये आता है कि उन 12 कैटेगरीज में कहीं पर भी स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ था कि एमएलए, एमपी, कॉलेज का प्रिंसिपल या एलआईसी कॉर्पोरेशन का एमडी वगैरह, इन सबको हम जो है क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट, ऐसा नहीं लिखा हुआ। कोई जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिक्लेयर किया कि नाउ ऑनवर्ड्स पर्टिकुलर जो एक्स नाम का प्राणी है वो पब्लिक सर्वेंट है जो कहलाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, यहां पर एक जजमेंट आया जिसने क्या किया, किसी वर्ड को या किसी डेफिनेशन को वाइड किया। क्या किया, किसी डेफिनेशन को एक तरीके से वाइड है जो क्या, एक काम करता हूं मैं कैटेगरी बनाता हुआ चलता हूं, क्या करता हूं मैं, कैटेगरी बनाता हुआ चलता हूं। तो लैंडमार्क जजमेंट की जो पहली कैटेगरी हमारे सामने आ रही है वो क्या कर रही है, वो किसी स्टैट्यूटरी वर्ड, किसी कानूनी शब्द, वैधानिक शब्द, किसी स्टैट्यूटरी वर्ड या किसी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को, किसी डेफिनेशन को क्या कर रही है, एक्सप्लेन है जो कर रही है, क्या कर रही है, एक्सप्लेन है जो कर रही है, या फिर उसके संबंध में कोई गाइडलाइन दे रही है, उसके संबंध में कोई गाइडलाइन दे रही है, या फिर उसके अंदर किसी और वर्ड को क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है या एक्सक्लूड कर रही है। ये चारों शब्द क्लियर है, एक्सप्लेन करना, गाइडलाइन जारी करना, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, सिंपल वर्ड्स है। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं ना, ये जो जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कहलाते हैं, ये अपने आप में एक कैटेगरी है लैंडमार्क जजमेंट की। आज के बाद ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद आपको कहीं पर भी ऐसा कोई जजमेंट पढ़ने को मिलता है जो क्या कर रहा है, किसी भी कानूनी शब्द को एक्सप्लेन करे, किसी भी कानूनी शब्द के संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी करे, किसी भी कानूनी शब्द के अंदर कुछ नए शब्द को इंक्लूड करे या हटाए, एक्सक्लूड करे। देखो इंक्लूड करना हिंदी में कहते हैं शामिल करना, यानी कि प्लस, और एक्सक्लूड करना यानी कि घटाना, इसका मतलब होता है माइनस। ये दो शब्द है जो यहां पर आपके सामने एप्लीकेबल है जो होते हैं, इंक्लूड करना और साथ साथ में क्या करना, एक्सक्लूड है जो करना। इन शब्दों को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। तो पहली कैटेगरी जो लैंडमार्क जजमेंट की होती है उसको हम कहते हैं
ये वाला स्टैट्यूटरी वर्ड के संबंध में लैंडमार्क जजमेंट। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, ये जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, वापस नहीं बोलूंगा, कि अगर आपके इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई भी जजमेंट आया है जो इस कैटेगरी 1 में फॉल कर रहा है, तो ये जजमेंट भविष्य में कंटिन्यू चलेगा, भले ही कानून चेंज हो गए हो। देखो कानून चेंज हो गया, शब्द खत्म नहीं हुआ, शब्द अभी भी बरकरार है ना। तो आने वाले टाइम के अंदर भी इसको बकायदा लैंडमार्क जजमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले बोला जाता था पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 और अब बोला जाएगा पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28, लेकिन मेन चीज आपके वर्कआउट करेगी। मुझे पोल में आंसर दो, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई, हाँ या ना, बताइए। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट हो गया, यस और नो? हाँ जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट में, मगज में आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कई बार है ना, कई बार किसी चीज के संबंध में कुछ मेंशन कर रखा होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कानून उसको एक्सप्लेन नहीं करता, है ना। यानी कि सेकंड चीज होती है कि लॉ में कोई प्रोसेस है, लॉ में या तो कोई पावर है, किसी अथॉरिटी को कोई पावर दे रखी है, और या फिर किसी प्रोसेस का जिक्र कर रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके संबंध में डिटेल प्रोविजन नहीं है, डिटेल प्रोविजन नहीं है। आज मैं इसमें से किसी केस का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली डील करवाऊंगा, ठीक है। डिटेल प्रोविजन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी, उस सीआरपीसी में एक शब्द आया करता था अरेस्ट करके, अरेस्ट, गिरफ्तार करना। लेकिन इस गिरफ्तारी के प्रावधानों को लेकर, इस गिरफ्तारी के प्रावधानों को लेकर सीआरपीसी के अंदर डिटेल प्रोविजन नहीं थे। बाद में तो इसके सेक्शन 41A, 41B, 41C सब कुछ आ गए, लेकिन कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं जो है डिटेल प्रोविजन नहीं थे, है ना। अब इस बात को आप ऑब्जर्व करना, अब इस बात को आप ऑब्जर्व करना कि कहीं कहीं जो है ये जो प्रोविजन है, कौन से वाले, अरेस्ट वाले, ये कौन से केस के तहत आए। तो एक मामला आया डीके बासु को लेकर। अब क्या डीके बासु ने किसी सेक्शन के बारे में बात किया? नहीं। डीके बासु ने सिंपली कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आपको एक गाइडलाइन फॉलो है जो करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? एक गाइडलाइन है जो फॉलो करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, जैसे डेथ सेंटेंस का मामला आया। अब डेथ सेंटेंस कौन से मामलों में देनी चाहिए, कौन से मामलों में नहीं देनी चाहिए, है ना, इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए एक जजमेंट आया, उसका नाम था बच्चन सिंह का जजमेंट। बच्चन सिंह, ये जजमेंट आया और इसने आपको कैपिटल पनिशमेंट के संबंध में, डेथ सेंटेंस के संबंध में जो भी एस्पेक्ट था उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, बताया। एक तरीके से आप समझ लो कि गाइडलाइन है जो दी। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है कि भाई ऐसे लिखो कैपिटल पनिशमेंट पे, और वहां पे अगर आप इस चीज को मेंशन है जो नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वहां पर वो सेगमेंट आपके इसमें कवर हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि ये एक गाइडलाइन है और आप इसको मेंशन नहीं करते हो, आप बच्चन सिंह का जजमेंट कैपिटल पनिशमेंट लिख के नहीं आ रहे हो, तो मामला क्या है, गड़बड़ है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपको एक गाइडलाइन है जो जारी कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको याद है शाह बानो वाला केस, 1986 वाला मामला जो था। अब शाह बानो का जजमेंट आया और उसमें एक तरीके से एक्टिवली पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरीके से क्या मिला, उछाल है जो मिला। तो इसने कॉन्सेप्ट को ओरिजिन किया। लेकिन ध्यान रखना, क्या शाहबानो का जजमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पे गाइडलाइन जारी करता है क्या? आपको जितना जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, उतना जरूरी है कॉन्सेप्ट की नॉन एप्लीकेबिलिटी को भी समझना। शाहबानो का जजमेंट हमारी सेकंड कैटेगरी में नहीं आता है,
शाह बानो का जजमेंट हमारी सेकंड कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। उसके लिए तो एक तीसरी कैटेगरी आएगी जिसको हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, है ना। वो है कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाली कैटेगरी, कॉन्सेप्ट को एक तरीके से एक्नॉलेज करने वाली कैटेगरी, उसको बाद में समझेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है, किस बात को ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का या एक्सेप्शनली कभी कभार हाई कोर्ट का, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते, तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचते वहां तक हाई कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन दे रखी है तो उसको फॉलो किया जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने एक ऐसा कोई भी जजमेंट है जो पर्टिकुलर गाइडलाइन के बारे में बात कर रहा है, और चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो आपके सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो आपके आपके इंडियन पीनल कोड के बारे में बात कर रहा हो, वो कंटिन्यू एप्लीकेबल होगा नए कानून के तहत। नहीं, हाँ बिल्कुल यशमीन जी, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला था और तो सेक्सुअल हरेसमेंट के संबंध में पहली जो गाइडलाइन है वो एक तरीके से विशाखा और राजस्थान की आ रखी थी, तो गाइडलाइन है तो कंटिन्यू चलेगा। तो सेकंड आपके जो एस्पेक्ट आता है, पहला एस्पेक्ट तो क्या था कि यानी कि किसी स्टेट्यूटरी वर्ड को डिफाइन करने वाला, दूसरा सेगमेंट जो आपको भविष्य के अंदर, दूसरा लैंडमार्क जजमेंट का कैटेगरी जो आपको भविष्य में पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है कि ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन जारी कर रहा है, गाइडलाइन है जो क्या कर रहा है, जारी है जो कर रहा है। तो गाइडलाइन इश्यू करने वाला जजमेंट कंटिन्यू रहेगा, और ये आपको भविष्य के अंदर भी पढ़ना है, आपको भविष्य के अंदर भी पढ़ना रहेगा, और एग्जाम, आने वाले एग्जाम के अंदर भी वो पूछा जा सकेगा कि बताओ भाई ये वाली गाइडलाइन जो है कौन से जजमेंट के तहत आई थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं देखो ऐसा तो है नहीं ना कि पहली बार हम कोई कानून के चेंजेस देख रहे हैं, हाँ बड़ा चेंजेस पहली बार देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने अमेंडमेंट वगैरह तो देखी है। तो जब भी कोई अमेंडमेंट वगैरह हुआ, जब भी कोई नया कानून आया, तो क्या पुराना कोई भी जजमेंट जो किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको वापस रीट्रेट करेगा क्या? बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट वापस से जो है किसी नए केस में बच्चन साहब के केस की गाइडलाइन जारी करेगा, किसी नए केस में डीके बासु की गाइडलाइन जारी करेगा? नहीं ना, ऐसा थोड़ा ना होने वाला। गुरुबख्श सिंह बेल वाले मैटर्स की गाइडलाइन जारी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पुरानी चीजों को वापस इस्तेमाल करने वाला है। थिंक प्रैक्टिकली, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये प्योरली एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के कोई पुराने सारे जजमेंट को वापस बैठ के रीट्रेट नहीं करने वाला, तो वो जजमेंट अपनी जगह पे वर्क करेंगे। देखो वकीलों की वकालत बंद हो जाएगी, नहीं तो सोचो, वकीलों की वकालत ही बंद हो जाएगी, क्योंकि वकीलों की वकालत चलती ही लैंडमार्क जजमेंट पर है। भाई जहां पे लॉ क्लियर है वहां पे वकील कुछ नहीं कर सकता, जहां पे लॉ अनक्लियर होता है या एक तरीके से अनडिफाइन होता है या डाउटफुल होता है, वहां पे वकील को बेनिफिट मिलता है। फिर वो अलग अलग अथॉरिटी ढूंढ ढूंढ के निकालता है और कोर्ट के सामने पेश करता है कि साहब इस वाले जजमेंट में ये हुआ था, उस वाले जजमेंट में ये होता है, एंड सो। तो दैट थिंग वी नीड टू फॉलो, ठीक है। तो इसलिए सेकंड वो कैटेगरी जो आपको याद रखनी चाहिए वो है गाइडलाइन। और हमेशा, ये मेरी बात याद रखना, हमेशा कोई भी ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आए, कोई भी ऐसा जजमेंट आए जो किसी न किसी लीगल टॉपिक पे गाइडलाइन जारी कर रहा है, हमें उसको माइंड में रखना है। और कोशिश ये भी करो कि आप जो है उस गाइडलाइन के कुछ बेसिक पॉइंट को भी पढ़ो, कुछ गाइडलाइन के कुछ बेसिक रूल्स जो मेंशन कर रखे उनको भी थोड़ा सा स्टडी है जो करें, जरूरी है। उसके बिना हमारा मामला क्या रह जाता है, अधूरा है जो रह जाता है। ये आपकी गलत फहमी है निकिता जी की कॉन्ट्राडिक्ट होगा, है ना? कोई कॉन्ट्राडिक्ट है जो नहीं होने वाला, काय का कॉन्ट्राडिक्ट होगा, एक्सप्लेन करो कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक लीगल कॉन्सेप्ट की, एक लीगल गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट है जो हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्ट तब होगा जब मान लीजिए पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी और नए वाले कानून में उस गाइडलाइन को डिटेल में डाल दिया गया, जो कि नहीं हो पाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ कि अरेस्ट की गाइडलाइन को हमने सेक्शन बना के सीआरपीसी में डाल भी दिया, क्या फिर भी आपसे एग्जाम के अंदर डीके बासु के केस के बारे में नहीं पूछा जाता था? बताओ, अरेस्ट की गाइडलाइन को हमने इस तरीके से कंप्लीटली 41A 41B 41C में डाल भी दिया,
क्या फिर भी आपसे नहीं पूछा जाता था? पूछा जाता था। तो सेम टू सेम चीज यहां पर भी आपके फॉलो है जो होगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है जो किसी नए केस को जन्म देता है। नए पॉइंट को क्या करता है? ओरिजिन देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता है एक शब्द है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव क्यूरेटिव पिटीशन। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ भी लें तो भी हमको ये शब्द कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये केस, ये जो जजमेंट है, ये जो वर्ड है, इसका ओरिजिन किसने किया? इसका ओरिजिन एक जजमेंट आया था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। इसको हम लोग प्यार से हुर्रा वर्सेस हुर्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हुर्रा वर्सेस हुर्रा बोलते हैं। हमारे मित्र हुआ करते थे कॉलेज टाइम के अंदर, तो कभी कभार नक्कल कराने की जब बात आती थी वाइवा वगैरह के अंदर, तो ऐसे ही करते, हुर्रा हुर्रा आएगा, हुर्रा हुर्रा आएगा, तो हुर्रा हुर्रा आ भी जाता था। क्या जो भी है, पता नहीं क्या मामला था, पता नहीं वो मैडम जी उसको पहले से सवाल बता देते थे या क्या था, जो भी था आ जाता था। तो हुर्रा हुर्रा वाला जजमेंट था, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। तो वहां पे मामला किसका आया? क्यूरेटिव पिटीशन का। किसका आया? क्यूरेटिव पिटीशन। तो अब ये क्या है? ये कानून का एक नया कॉन्सेप्ट है जो पहले नहीं था, बाद में आया। कानून का एक नया कॉन्सेप्ट था जो क्या है? पहले नहीं था, बाद में आया। तो ऐसा कोई भी जजमेंट जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, किसी न किसी नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे रहा है, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्शन की नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो जजमेंट पहले भी पूछे जाते थे और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह के जजमेंट जो नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे रहे हैं, तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट का रोल प्ले करते हैं और वो आपके आगे भी है जो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा जो कैटेगरी आता है वो क्या है? कि ऐसे जजमेंट जो किसी लीगल कॉन्सेप्ट को जन्म देते हैं। अब वो लीगल कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लो कि वो अपने आप में कोई प्रोसेस हो, मान लीजिए वो अपने आप में कोई रेमेडी हो, मान लीजिए वो अपने आप में कोई राइट हो। तो ये जजमेंट पहले भी थे और आगे भी आपसे क्या है? पूछे जाएंगे। ठीक है, लीगल कॉन्सेप्ट के संबंध में बात है जो हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज जो है अपने आप में फॉलो है जो होगी। आप में से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको शायद नहीं पता कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। देखो क्या होता है कि जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल भी किया, रिव्यू भी डिसमिस हो गया, तो एक और रेमेडी आपको दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपके पास एक और रेमेडी होती है, और वो होती है एक ऐसी पिटिशन फाइल करना जिसको एक तरीके से इन चैम्बर सुना जाता है ना? तो उस पिटिशन को हम लोग क्यूरेटिव, क्यूरेटिव वर्ड बना है क्योर, क्योर का मतलब होता है ठीक करना, है ना? क्योर शब्द सुना है आपने? क्योर शब्द का मतलब होता है ठीक करना। तो उस तरीके से एक वर्ड बना क्यूरेटिव, यानी कि आप क्या करो, उस जजमेंट की कमी को ठीक करो। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आया था, जो कि इनिशियली या हमारे कानून के अंदर एक्सप्रेसली कहीं पर मेंशन है जो नहीं था। ओके, वो बात यहाँ पर क्या होती है? लागू है जो होती है। 137 रिव्यू के बारे में बात करता है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर आर्टिकल 142 में पढ़ते हो, तो वहां से इस चीज को हमने बाहर है जो निकाला है। यानी कि ये कौन से है? लीगल कॉन्सेप्ट को एक तरीके से जन्म देने वाले, लीगल कॉन्सेप्ट को एक तरीके से स्टार्ट करने वाले जो भी जजमेंट है वो कंटिन्यू रहेंगे। ये है आपकी थर्ड कैटेगरी। ये है क्या? आपकी थर्ड कैटेगरी। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी क्या है? देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीजों को चैलेंज किया जाता है कि भाई ये संवैधानिक है या नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी स्टेट्यूटरी प्रोविजन, स्टेट्यूटरी प्रोविजन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ट्रायल चला करती है, और ट्रायल
को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो ये डिसाइड करता है कि कन्विक्शन देनी है या एक्विटल करनी है, और दूसरा जो हिस्सा होता है कन्विक्शन यानी कि सजा देना, एक्विटल यानी कि उसको सजा मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। तो ट्रायल दो हिस्सों में होती है। पहला हिस्सा होता है कि भाई कन्विक्ट करना है या छोड़ देना है, एक्विट करना। दूसरा जो हिस्सा होता है वो ये होता है कि सजा तो देनी है लेकिन सजा कितनी देनी है ना। तो इतिहास में एक मामला था आईपीसी के सेक्शन 303 का। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट यानी कि ऐसा कन्विक्ट जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, आजीवन कारावास की सजा है जो काट रहा है, अगर कोई लाइफ कन्विक्ट ऑलरेडी क्या कर रहा है, आजीवन कारावास की सजा है जो काट रहा है, और वो अगर किसी का मर्डर कर देता है तो आपको उसको डेथ सेंटेंस देनी है। अब लॉजिकली तो प्रोविजन ठीक था, लॉजिकली तो प्रोविजन ठीक था कि भाई ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा तो काट ही रहा है, अब किसी का मर्डर कर दिया, अब आप उसको आप और क्या ही सजा दोगे, तो सजा एक ही बचती है, डेथ सेंटेंस। एक ही सजा बचती है, कौन सी, डेथ सेंटेंस। ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक जजमेंट आया मिट्टू सिंह स्टेट ऑफ पंजाब। उस जजमेंट ने कहा कि देखो भाई फेयर ट्रायल का जो सिद्धांत है वो फंडामेंटल है, फेयर ट्रायल का जो सिद्धांत है वो क्या है, फंडामेंटल है, और इस चीज को हम क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब आईपीसी के सेक्शन 303 में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में उसको सजा दी जाएगी डेथ सेंटेंस की। क्या सजा देगी, डेथ सेंटेंस। कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जब ऑप्शन था ही नहीं तो फिर हियरिंग ऑफ सेंटेंस में जज साहब क्या कर रहे थे, अचार डाल रहे थे क्या, क्योंकि वो अपना विवेक तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जब पहले से कानून में लिखा हुआ है कि भाई डेथ सेंटेंस देनी है तो बात खत्म। तो फिर उसको क्या किया गया, क्रॉस है जो लगाया गया। अब ये जजमेंट था मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो उसने क्या किया, उसने सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। 303 को क्या किया, असंवैधानिक है जो घोषित कर दिया। हालांकि नए वाले कानून के तहत इस सेक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, और मॉडिफाई करके इसमें सजा देने के संबंध में ऑप्शन जारी किया गया। लेकिन ये जो जजमेंट था, जो 303 आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा था, तो जब 303 आईपीसी को कॉन्सेप्ट वहां से हट गया तो ये जजमेंट भविष्य के अंदर हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस जजमेंट को हम इनडायरेक्टली यूज करेंगे। मान लीजिए कोई भी ऐसा सेक्शन आया जहां पे पता चला कि साहब यहां तो खाली सिंगल सजा है, तो उस समय जो वकील साहब होंगे वो कोर्ट के सामने इस तरह के जजमेंट को कोर्ट जरूर करेंगे, बोलेंगे कि साहब इतिहास में ऐसा हो रखा है, पहले हमारे आईपीसी हुआ करती थी, उसमें एक सेक्शन था जहां पे कोई दूसरी सजा नहीं थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया, और वर्तमान परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इसके तहत भी क्या हो रहा है, सजा की मात्रा को लेकर, क्वांटम ऑफ सजा को लेकर कोई चीज जो है डिस्कशन नहीं है कोर्ट के पास, ऐसा कर सकते। तो चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो क्या करती हैं, किसी भी संवैधानिक प्रावधान, किसी भी वैधानिक प्रावधान के संबंध में वो संवैधानिक है या नहीं है उसके बारे में डील है जो करती है। तो ये चौथी कैटेगरी। अब इस चौथी कैटेगरी में दो पॉइंट आपके सामने आएंगे, 4.1 और 4.2। 4.1 वो कैटेगरी है कि भाई पुरानी जो एरर थी उसको हमने ठीक कर दिया नए कानून में, ओल्ड एरर नाउ करेक्टेड, ओल्ड एरर नाउ करेक्टेड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बीएनएस का देखो एकदम फ्रेश बेरेट ओपन कर रहा हूं, पन्नी भी अब हटाई है। हे प्रभु हमारा पूरा साथ निभाना, बीच में मत छोड़ना, जब भी बेरेट को ओपन करो एक वादा उससे कर लेना। हाँ जी, अब कुछ कैंडिडेट तो ऐसे स्वास्थ्य भी बना लेंगे, हाँ सर नया कानून है सर, बहुत जरूरी है, और वैसे गलत कुछ नहीं। एक बात बताऊं आपको, पता है हमारे भारत में एक परंपरा है, शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एक परंपरा हम फॉलो करते हैं। जब दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, तो उस समय जितनी भी लाल बइया हैं, जितनी भी बिल बुक्स हैं वगैरह,
उनकी पूजा की जाती है, स्वास्तिक वास्तिक बनाया जाता है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, आप कोई बाहर से तो हो नहीं, वो तो हमारे भारत के ही, है ना? तो क्या होता है, स्वास्तिक वास्तिक ऐसे बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इसको शुभ माना जाता है कि भाई अब जो है आगे जाके यही जो बही खाते हैं वगैरह है, वो हमारे कर्म का निर्धारण करेंगे, वो हमारी डेस्टिनी जो है उसको क्या करेंगे, डिसाइड है जो करेंगे, है ना? तो आपके लिए भी तो ये कर्म है ना, नहीं है क्या? देखो, एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैं एक टीचर के नाते नहीं कह रहा। जब मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूं, तो शायद आप मुझे ना कुछ समय के लिए अपना एक दोस्त समझ लेना, अपना एक ब्रदर समझ लेना, अपनी लीगल फैटर्निटी का एक मेंबर समझ लेना। मैंने आज तक ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की है। आई एम फ्रैंकली शेयरिंग विथ यू ऑल कि मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे ना, स्टूडेंट लाइफ में था, तो अपने हर बेरेट को दिन में एक बार ऐसे झप्पी लगाता था, आंखें बंद करके, और उससे कहता था कि यार साथ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए तू मेरे साथ है, तो मुझे दुनिया से लड़ने में कोई टेंशन नहीं है, साथ मत छोड़ना। मुझे पता है ये चीज पागलपंती जैसी फील होती है, ऐसे कौन करता है? नहीं। एक इंसान का जब इमोशन जिंदा होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता। एक इंसान की जब अंदर की फीलिंग जिंदा होती ना, वो कभी भी लाइफ में रुकता नहीं है। और यकीन मानो ये चीजें भली निर्जीव हो, ये चीजें भली नॉन लिविंग हो, लेकिन ये बहुत अटैच होती है, बहुत अटैच होती है। यकीन नहीं होता? मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके पास जो आपके पुराने बेरेक्ट है, जिनसे आपने साल भर पढ़ाई की है, अगर मैं आपको ऑफर दूं कि मैं तुमको 1,000 रुपए दूंगा, वो तुम्हारा बेरेक्ट मेरे को दे दो, तुम नहीं दोगे। सीरियसली तुम लोग नहीं दोगे, भले ही मार्केट में वो 200-300 में, आप हो सकता है कि मार्केट से परचेज करके मेरे को दूसरा भेज दो, लेकिन वो वाला बेरेक्ट तुम लोग नहीं दोगे। इज इट ट्रू और नॉट? ये सच है या नहीं है? मैं पोल कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे बता दो हाँ या ना, क्या ये बात सच है या नहीं है? ये बात 100% सच है। आप लोग नहीं दोगे। अरे आप तो छोड़ो, जो कैंडिडेट जज बन गए हैं ना, जज बन गए हैं, उनको कह दो कि भाई अब तो जज बन गए, अब तो पुराने वाले हमको दे दो, वो भी नहीं देंगे। चाहे वो उसको संभाल के रखे, कुछ भी करके, वो देने वाले नहीं है। इमोशन कनेक्ट होता है भाई। देखो, ऐसा अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि मैं तो सर इमोशनलेस हूं, मेरे अंदर तो भावनाएं है ही नहीं, एक नंबर का झूठा प्राणी है वो। हर एक के अंदर ऐसा होता है। क्या कहने का मतलब जो भी है, मैं क्लास में जनरली ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों नया बेरेट था, नया नया खोला, जब भी नए बेरेट को ओपन करते हैं, कोई नई चीज को ओपन करते हैं ना, एक खुशी मिलती है ना? भले ही ये मेरे ही पब्लिकेशन के बेरेट हो, बट फिर भी आई लव इट, आई लव इट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। हम तो सर पास में लेकर सोना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? मेरा सूरज भी तू, मेरा चंदा भी तू, मेरी जिंदगी का एकमात्र बंदा भी तू। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और काम तो यही आएंगे भाई, हमारी इज्जत तो यही इन्हीं से है। हाँ जी, यहाँ पे बंदा इंक्लूड बंदी है, मतलब जो भी है, जिसको आप इस तरीके से एक एंगल से मत सोच लेना। हाँ, मैं क्या कह रहा था? कुछ तो कह रहा था मैं। भावनाओं में बहने का ये नुकसान भी है। इंसान कई बार जो क्या हो जाता है, भटक जाता है, भूल जाता है कि वो क्या बात करने वाला था। हाँ जी। तो अब यहाँ पर जो है ना, हम बात कर रहे थे कि भाई कोई ओल्ड एरर है जो करेक्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए, आपको पता है हमारे बीएनएस में एक सेक्शन हुआ करता था 377। मेरे पास सेक्शन स्विचिंग टेबल है, और आप में से जिन कैंडिडेट के पास में है, वो भी सेक्शन स्विचिंग टेबल को हाथ में रखना, ठीक है? अब आप देखो कि जो पहले 377 था, वो डिलीट हो चुका है, वो डिलीट है जो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो आया था, और उस जजमेंट के तहत क्या हुआ, उन्होंने नवतेज सिंह की बात कर रहा हूं मैं, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 377 को आधा, आंशिक, पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। उसने कहा कि भाई एडल्ट मेंबर है, अपनी मर्जी से अगर किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं है और प्राइवेट प्लेस पे कुछ भी कर रहे हैं, तो करने दो, क्या दिक्कत है इसके अंदर, है ना? तो वही चीज यहाँ पर आपके एप्लीकेबल है जो होती है। और क्या होता है इस केस के अंदर? इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको आंशिक रूप से
अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या, नवतेज सिंह जौहर वाला जजमेंट। अब देखा जाए तो ये भी जजमेंट उसी तरह था, लेकिन नए वाले कानून ने क्या किया पता है, नए वाले कानून ने उस ओल्ड एरर को करेक्ट कर दिया। यानी कि अब आपके 377 जैसा प्रोविजन है ही नहीं। नए वाले कानून में क्या हुआ कि आपके जैसे आईपीसी का 377 जो है वो हट चुका है, डिलीट ही हो गया, बिल्कुल ही हटा दिया हम लोग इस प्रोविजन के तहत, उसको अलग ही रख दिया। अब अलग रखने का मतलब पता है क्या हुआ, अब एलजीबीटी कम्युनिटी पूरी फ्री है। अब एलजीबीटी कम्युनिटी एक तरीके से देखा जाए तो पूरी फ्री है। तो क्या अब हमें नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट याद रखना चाहिए क्या? क्या अब हमें स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट याद रखना चाहिए? नहीं, कोई नीड नहीं है। तो ये जजमेंट जो ओल्ड एरर जो करेक्ट हो चुकी है, अब ऐसे जजमेंट को आपको याद नहीं रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ओल्ड एरर या कोई ओल्ड पॉइंट अभी भी इफेक्टिव है, स्टिल इफेक्टिव या स्टिल वर्थी है, अभी भी वो क्या आ सकता है, काम है जो आ सकता है, तो उस केस में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माइंड में लर्न करके रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, यस और नो? डू यू हैव इंडियन एविडेंस एक्ट, यस और नो? इसमें एक सेक्शन 27 ओपन करो आप। अब देखो सेक्शन 27 में एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर कोई स्टेटमेंट जो है पुलिस कस्टडी में एक्यूज के द्वारा दिया जाता है, कन्फेशन के नेचर का, और उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई डिस्कवरी हो जाती है, क्या हो जाती है, कोई डिस्कवरी अगर हो जाती है तो वो रिलेवेंट है जो होती है। अब उसके संबंध में इस बात को एक्सप्लेन करने के संबंध में एक जजमेंट आया था कि भाई यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। संभावना जी क्या बात है, मतलब फटाक से कहते ही झटाक से जजमेंट याद आ गया आपको, है नहीं? वेरी गुड, ये होना चाहिए। मतलब आपकी पूरी संभावनाएं हैं कि आप हर संभावनाओं को तोड़ दोगे ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके सामने देवमन वर्सेस आपकी ये जजमेंट है जो आया था। अब देखा जाए तो ये जो जजमेंट आया था और भी कई सारे पॉइंट थे, जैसे नंदिनी सतपथी, वो भी इसी से कनेक्टेड था। देवन उपाध्याय, नंदिनी सतपथी, तो उन्होंने एक तरीके से सेक्शन 27 की संवैधानिकता के बारे में भी बात किया। नंदिनी सतपथी क्या कहा था कि भाई ये जो सेक्शन 27 है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वॉयलेटिव नहीं है। क्या नहीं है, ये आपके उसके वॉयलेटिव है जो नहीं है। अगेन आई हैव द सेक्शन स्विचिंग टेबल। अगर इस टेबल में मैं सेक्शन 27 को देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 27 की जगह अब नया जो सेक्शन वो है 23 का प्रोविजो। 27 की जगह क्या आ गया यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर सेक्शन 27 आपकी जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था वो अब बीएसए के तहत किसमें कवर हो गया, 23 के प्रोविजो में कन्वर्ट हो गया। एक एक पॉइंट को इसमें मेंशन करवाया है। आप इस सेक्शन स्विचिंग टेबल को मजाक में मत लेना, क्योंकि इसके अंदर हर सेक्शन एग्जैक्टली कहां पर है वो लोकेट करके मेंशन है जो करवा रखा है। और आप जब तक ना फ्रेंडली नहीं हो जाते नए वाले सेक्शन से, तब तक ये जो सेक्शन स्विचिंग टेबल है ये आपके लिए बहुत काम आएगी। तो 23 के प्रोविजो में आपको ये देखने को मिलेगा बीएसए, और उसमें एक तरीके से नंदिनी सतपथी का जजमेंट वगैरह जो भी है, क्या बोला इसने कि भाई आर्टिकल 20 की क्लॉज 3 से वॉलिडिटी नहीं है। तो अब हमें सेक्शन बदल लेना है, लेकिन प्रोविजन तो सेम रहेगा। डॉक्ट्रिन है कौन सा, डॉक्ट्रिन है कि स्टेटमेंट प्रीसीड्स डिस्कवरी। ये आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट के कानून का एक सिद्धांत है कि एक स्टेटमेंट जो किसी डिस्कवरी से पहले आता है, स्टेटमेंट प्रीसीड्स डिस्कवरी। भाई जैसे आपका नाम क्या है, जागृति मल्होत्रा, तो अब जागृति प्रीसीड्स मल्होत्रा। मेरा नाम क्या है, क्या है मेरा नाम, हाँ तनसुख पालीवाल, सॉरी तनसुख पालीवाल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तनसुख प्रीसीड्स पालीवाल, यानी कि पालीवाल से पहले। तो स्टेटमेंट प्रीसीड्स डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी से पहले क्या आ रहा है, आपका स्टेटमेंट है जो आ रहा है। वो ये चीज यहां पर क्या हो जाती है, ये चीज हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व है जो करनी है। तो ऐसे जजमेंट जो अभी भी वर्थी है, अभी भी कंसिडरेबल है, वो जजमेंट आपको अभी भी याद रखना है। ये आपको समझ में आया है, मैंने दो बातें कौन सी बताई आपको कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जो जजमेंट हैं उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो कैटेगरी में डिवाइड है जो करना पड़ेगा। उनको भी क्या करना पड़ेगा, दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। एक सेक्शन हुआ करता था एडल्ट्री का 497,
क्या था 497। अब जरा इस पॉइंट को समझना, इसके लेकर जजमेंट आया जोसेफ साइन यूनियन ऑफ इंडिया का। अब नए वाले कानून में हमने 497 को डिलीट ही कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या अब आपको जोसेफ साइन का जजमेंट याद रखने की जरूरत है? जरूरत है क्या? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो, नो नीड। अब हमें उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ओल्ड एरर थी। देखो आप समझना, पुरानी गलती थी, ठीक कर दी, पुरानी गलती थी, ठीक कर दी, तो बात खत्म, है ना? तो ये बात यहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। तो इस तरीके से हमें लैंडमार्क जजमेंट का कैटेगराइजेशन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो बताया बस यही सब कुछ है, लेकिन मोटा मोटी रूप से आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। गाइडलाइन किसी भी संबंध में हो सकती है। देखो गाइडलाइन किसी इश्यू के बारे में हो सकती है, गाइडलाइन डिफरेंस के पॉइंट को लेकर हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक शब्द है मर्डर, एक शब्द है कल्पेबल होमिसाइड, हत्या, आपराधिक मानववध। शायद आप लोगों को याद होगा कि एक जजमेंट आया था जिसने इन दोनों को क्या किया, डिफरेंशिएट किया था। पुराना जजमेंट अंग्रेजों के जमाने का मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। हाँ जी बिल्कुल, रैज वर्सेस गोविंदा। अब ये जजमेंट है रैज वर्सेस गोविंदा। अब मुझे बताओ, इस रैज वर्सेस गोविंदा का कोई सेक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है क्या? नहीं, सेक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड एस्पेक्ट है। तो अब रैज वर्सेस गोविंदा पहले भी था, आगे भी रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो इन जजमेंट पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। और भी कुछ हो सकता है, धीरे धीरे अपन और भी अपडेट करेंगे खुद को, लेकिन मोटा मोटी रूप से ये कैटेगरीज आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। तो आज के बाद अगर आपके मस्तिष्क में ये सवाल आए कि लैंडमार्क जजमेंट कौन से पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास अटेंड करने वाले कैंडिडेट्स, आई होप ज्यादा नहीं 50% इस बारे में एश्योर रहेंगे कि उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। करेक्ट? अब एक बात बताऊं, ये जो मैंने आज की क्लास ली है, क्या ये वाकई में आपके माइंड में कंफ्यूजन था कि नहीं था कि भाई लैंडमार्क जजमेंट का क्या करेंगे? यस और नो? क्या ये कंफ्यूजन आपके माइंड में वाकई में था या नहीं था? था ना? बिल्कुल। तो यही चीज हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, फॉलो करनी है कि लैंडमार्क जजमेंट के केस में अगर इस तरीके से हम कैटेगराइजेशन कर लें तो हमारा काम बहुत हद तक आसान हो सकता है। ओके जी? और कल से 28 फरवरी से अब जो भी हम बेयर पढ़ेंगे, पहले हम इसके बेयर प्रोविजन को ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके बेयर प्रोविजन को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे कई नई नई चीजों को ऐड होने जो करेंगे। और एक प्रॉमिस मेरी तरफ से भी एक प्रॉमिस मेरी तरफ से ये कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बुकलेट भी बनाऊंगा जो जजमेंट को इस तरीके से कैटेगराइज करती हो, जो जजमेंट को इस तरीके से कैटेगराइज करती हो। स्टैट्यूटरी वर्ड की डेफिनेशन वाली जजमेंट, गाइडलाइन संबंधी जजमेंट, लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, इनको मैं ना अलग अलग करूंगा, ताकि ये जो फियर है लैंडमार्क जजमेंट का, ये फियर 100% हमारे दिमाग से खत्म हो जाए। ओके, चलो अब आखिरी सवाल, क्या आज की क्लास તમારી મગજ में उतरी गई छे? यस और नो? लेट मी नो, बताइए। परफेक्ट, वेरी गुड। अब जिन कैंडिडेट को क्लास समझ में नहीं आई, जैसे 4% कैंडिडेट मुझे दिखाई दे रहा है, प्लीज रेज हैंड एंड आस्क योर क्वेरी प्लीज। मैं इसको आपके शेयर कर देता हूं ताकि आपको परेशानी है जो नहीं आए। ओके, तो ये यहां से मैं अच्छा पोज दे दूं। ओके, ये यहां से मैंने आपकी कहा गया, शेयर कर देता हूं ताकि आप जो है इस चीज को और अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर सके। ये लीजिए, ये डन हो गया। यहां से कल से बीएससी स्टार्ट होगा, बिल्कुल कल से जो है मैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्या करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं। सर भेजे में घुस गया, ओके, तो अब इस भेजे को कहीं मत भेजना, ठीक है? अगर आज का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में, आपके भेजे में आ गया है, तो अपने इस प्यारे से, अपने इस नन्हे मुन्ने भेजे को कहीं मत भेजना, क्योंकि ये वापस लौट के नहीं आएगा, समस्या हो सकती है। ठीक है जी?
सर जी चार्ट्स का बताइए। बिल्कुल, देखो अब आपके 1 मार्च से प्रोबेबली आपके लिंकिंग चार्ट्स का ऑप्शन भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अभी मेरा प्रयास यही है कि फटाफट आपको, अभी पुरानी तो एडवांस बुकिंग बंद हो गई है क्योंकि इस बार आपके काफी लॉट जाने वाला है। अप्रोक्सली इस बार डिलीवरी होगी 5000 लिंकिंग वेरिएंट्स का। अनएक्सपेक्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन यस अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों से मिला, अच्छा फीडबैक आप लोगों से मिला, इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं प्लानिंग करने वाला हूँ कि जो थर्ड एडवांस बुकिंग है वो कम से कम 5000 की तो करवा ही दे, आगे पता नहीं, है ना। खैर चलिए जो भी है, ओवरऑल लिंकिंग विल रॉक। जल्दी ही लिंकिंग पब्लिकेशन जो है वो इंडिया के काफी जगहों पे एप्लीकेबल होगा। और एक बस आपसे कहना चाहता हूँ कि बेरेट हमेशा आपको मैं ना इसी जो है अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल कराएंगे ताकि हर स्टूडेंट बेरेट को ले सके। किताबों से इकोनॉमिकली कम होने चाहिए बेरेट की प्राइस, क्योंकि ये बेरेट है ना, ये 1-2 साल नहीं, ये लगभग 5-7 साल तक आपके साथ रहता है, कई बार उससे भी ज्यादा। ओके, दैट वी विल डू। और लिंकिंग चार्ट्स नए वाले कॉन्सेप्ट में तैयार हो चुके हैं, आपके नए वाले कानून के अकॉर्डिंग लिंकिंग चार्ट्स हमने रेडी कर दिए हैं। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके, और उसके जरिए आप अपनी मेडिटेशन वाली पढ़ाई वगैरह बढ़िया से कर पाओगे। नाउ बी प्रिपेयर्ड। हाय, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दुर्गा जी कनेक्ट हुए हैं, और दुर्गा जी का क्या सवाल है ऑब्जर्व करें। ऑर्डर अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। हेलो दुर्गा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप जयपुर वाले दुर्गा जी हैं? नहीं सर, मैं बिहार से हूँ सर। आप बिहार से? बिहार कहाँ से? बिहार से? से, हाजीपुर से सर। हाजीपुर से। आज आपकी पहली क्लास है क्या? नहीं सर, अच्छा, जब से स्टार्ट हुआ है तब से है। जो आप खामोश जो रहा बैच जब से स्टार्ट किए तब से मैंने उसी बैच में एनरोलमेंट लिया है सर। ओके, यस दुर्गा जी पूछिए। सर मुझे बेयर एक्ट ऑर्डर करना था, बट समहाउ ऑर्डर नहीं हो पाया सर। इनिशियली मुझे लगा कि उसी कोर्स में इंक्लूडेड है बेयर एक्ट भी। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, उसमें नहीं है, मुझे बेयर एक्ट अलग से ऑर्डर करना होगा। तो अभी ऑर्डर नहीं हो पा रहा है सर, किसने कैसे कहा करना आपको होगा? कि ये मतलब जो ये कोर्स में इंक्लूड है? मुझे लगा सर। लगा और तो कुछ नहीं लगा? कैसे मेरे को लगा कि चंद्रयान को भेजना भी इसमें इंक्लूड है, ऐसे ऐसे नहीं लगा। नहीं सर। वेट करना पड़ेगा दुर्गा जी, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया सेकंड एडवांस बुकिंग। 1 मार्च को प्रोबेबली थर्ड एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगा, उसमें ऑर्डर प्लेस करोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो सर कैसे ऑर्डर प्लेस करना है उसको? कोई लिंक होगा ना जिसके थ्रू जाके फिर ऑर्डर प्लेस करना है? शाबाश, अब देखो ये कन्या राशि 1 महीने से मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, इनको ही पता भी नहीं है। अरे महाराज, linkinglaws.com सुना है? हाँ सर। वहां जाओ, उसमें लिंकिंग पब्लिकेशन ऑप्शन है, मिल ओके जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, चलो जी, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी कोई आपका कंसर्न हो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, मिलके बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और शानदार तरीके से। सर जब तक आएगा नहीं तब तक शांति नहीं मिलेगी, ये बात भी सही है, तो शांति की तलाश करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, और ये लैंडमार्क जजमेंट अच्छे से नोट कर लेना। आई एम टेलिंग यू, ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और ये शॉर्ट आउट करना जरूरी है। थैंक यू सो मच।